नमस्कार दोस्तों। हम लोग पर्यावरण का अध्ययन कर रहे थे। वो पुस्तक जिसका हम लोग अध्ययन कर रहे थे वो है परीक्षावाणी। परीक्षावाणी में पर्यावरण का अध्ययन कर रहे थे हम लोग, जिसमें हम लोगों ने मानव पर्यावरण संबंध को मानव पर्यावरण संबंध इसका अध्ययन हम लोग कर रहे थे। और ये हम लोग किस पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं? ये हम लोग कर रहे हैं परीक्षावाणी नामक पुस्तक से। और यहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था कल के वीडियो में। पर्यावरण का विध्वंस करता मानव आगे चलकर धीरे धीरे, स्टार्टिंग में क्या था, मानव पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण कारक था। उसके बाद आगे चल के पर्यावरण का रूपांतरण करता हुआ, फिर कुछ समय आगे चलने के बाद ये पर्यावरण का परिवर्तन करता हो गया। फिर अगर इस समय की बात करें तो इस समय मनुष्य जो है पर्यावरण के विध्वंसकर्ता के रूप में सामने आया है। अब आगे बात करें तो जो मानव प्रारंभ में प्रकृति का अंग तथा साझीदार था, जो मानव प्रारंभ में प्रकृति का अंग तथा साझीदार था, वहीं आगे चलकर उसका स्वामी बन बैठा। जो मानव प्रारंभ में क्या था, प्रकृति का केवल साझीदार था, वो उसका स्वामी बन बैठा। आगे चल के मनुष्य प्रकृति का स्वामी बन बैठा और जो मन चाहे वो प्रकृति में परिवर्तन कर ले रहा है। अतः मानव एवं पर्यावरण के मध्य सहभागिता तथा परस्परावलंबन का संबंध चरमरा गया और मानव प्राकृतिक पर्यावरण का एक कारक एवं पालक न होकर उसका विध्वंसक हो गया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि मनुष्य जो है ये हो गया, अंततः मनुष्य विध्वंस करता हो गया पर्यावरण का। प्रारंभ में क्या था? प्रारंभ में उसका वो सहभागी था। क्या था? पर्यावरण का ये था, सहभागिता का संबंध था, परस्परावलंबन का संबंध था दोनों के बीच में। लेकिन आगे चलकर क्या हो गया? मनुष्य पर्यावरण का विध्वंसकारी बन गया। अगर प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो वहाँ से वर्तमान समय तक मनुष्य और पर्यावरण के मध्य बदलते संबंधों को 4 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। ये 4 चरण कौन कौन से हैं? पहला जो है आखेट एवं भोजन संग्रह काल। प्रारंभ में पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल में मनुष्य केवल आखेट करता था, शिकार करता था और भोजन संग्रह करता था, भोजन को इकट्ठा करता था, बस यही काम था। पर्यावरण से बस इतना चीज़ वो ग्रहण करता था मनुष्य प्रारंभिक काल का। उसके बाद जब मनुष्य कुछ विकास किया, आगे बढ़ा तो पशुपालन में भी लीन हुआ। तो पशुपालन एवं पशुचारण काल उस समय प्रारंभ हुआ। उस समय मनुष्य पशुओं का पालन करने लगा था, कृषि वगैरह का विकास हो गया था। उसके बाद पौधपालन एवं कृषि काल। कृषि काल जब प्रारंभ हुआ तो मनुष्य ने क्या किया? पौध पालन शुरू कर दिया, पौधों का भी पालन पोषण करना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से मनुष्य का पर्यावरण के साथ संबंध बनता चला आ रहा है। चौथे चरण की बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी काल है। ये विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिकरण में मनुष्य पर्यावरण का क्या करने लगा? दोहन करने लगा। तो अब ये 4 चरण में विभाजित किया जाता है इनके बदलते हुए संबंधों को। अंततः इस समय का जो संबंध है वो इसी प्रकार का है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और औद्योगिकरण काल है इस समय वर्तमान की बात करें तो हम लोग पहले अगर कालखंड की बात करें, किस प्रकार से मनुष्य और पर्यावरण के बीच का जो संबंध है वो बदला है। एक क्या है? एक हिरार्की है। प्रारंभ में ऐसा संबंध था, उसके कुछ समय बाद इस तरह का संबंध हो गया, उसके बाद इस तरह का, और वर्तमान में इस तरह का संबंध देखने को मिलता है पर्यावरण और मनुष्य के बीच में। अब पहले चरण की बात करें तो आखेट एवं भोजन काल में क्या था कि यह काल मानव संस्कृति तथा सभ्यता के प्रारंभिक काल तथा आदि मानव से संबंधित है। ये आदि मानव से संबंधित है, जिसको हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं। तो पाषाण काल की बात हो रही है। आगे अगर बात करें तो इसे प्रागैतिहासिक काल भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा ऐतिहासिक कालखंड होता है जिसके बारे में हमें जानकारी के स्रोत के रूप में सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध हों। पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध हों। पुरातात्विक स्रोत का अर्थ ये है कि
उस समय के मनुष्य द्वारा प्रयोग किए गए विभिन्न प्रकार के वस्तु, उस समय के मनुष्य द्वारा प्रयोग किए गए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के अवशेष, जैसे उन्होंने बर्तन का प्रयोग किया या औजारों का प्रयोग किया, तो उन औजारों और उन बर्तनों के अवशेष को हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा कालखंड है जिस कालखंड के बारे में जानकारी के स्रोत के लिए हमें सिर्फ पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध है, तो वो प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। तो इसी की बात हो रही, प्रागैतिहासिक काल की बात हो रही है। इसमें क्या था कि इसमें मानव प्राकृतिक पर्यावरण का एक अभिन्न भाग तथा घटक था। प्रारंभ में क्या था? मानव प्राकृतिक पर्यावरण का एक अभिन्न भाग तथा घटक था। उसके कार्य पर्यावरण के अन्य प्राणियों के समान ही थे, अर्थात आदि मानव भौतिक मानव के रूप में था, क्योंकि उसकी आधारभूत मांग भोजन तक ही सीमित थी। आदि मानव अपने उदर की पूर्ति अपने आसपास के पर्यावरण में जंगलों से फल फूल तथा कंदमूल प्राप्त करके आसानी से कर लेता था। उसे किसी स्थायी आवास की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह चलता फिरता घुमंतु प्राणी था तथा पेड़ों पर या गुफाओं में अपनी रातें गुजार देता था। तो उस समय की बात हो रही है जब मनुष्य इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता था। तो इससे क्या होता था कि मनुष्य द्वारा पर्यावरण पे कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता था उस समय के मानव से। आगे क्या हुआ कि इससे स्पष्ट है कि आदि मानव तथा पर्यावरण के बीच मधुर तथा मित्रवत संबंध था। ठीक, पर्यावरण आदि मानव की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर देता था, क्योंकि मनुष्य जो जनसंख्या सीमित थी और मनुष्य की जो आवश्यकता थी वो आवश्यकता अत्यंत ही सीमित थी, सिर्फ पेट भरने तक ही उनकी आवश्यकता थी। तो वो उससे क्या होता था कि पर्यावरण उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति कर देता था। इस प्रकार आदिमानव प्राकृतिक पर्यावरण पर पूर्ण रूपेण निर्भर था। ज्ञातव्य है कि यदि मानव की पर्यावरण से अपने लिए संसाधन प्राप्त करना था, परंतु इससे पर्यावरण पर किसी भी प्रकार का लेश मात्र भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता था। तो वही कहा जा रहा है कि नाम मात्र का भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता था पर्यावरण पे उस प्रकार के मनुष्य द्वारा, उस समय के मनुष्यों द्वारा। तो ये प्रारंभिक काल की बात थी। तो उस समय मनुष्य और पर्यावरण के बीच में इस प्रकार का संबंध देखा गया था। इसके बाद अगले चरण की बात करें तो पशुपालन एवं पशुचारण का दौर आता है। उसके बाद इसमें क्या था कि समय के साथ मनुष्य ने पशुओं को पालना भी सीख लिया। पशुपालन ने आदि मानव में सामूहिक जीवन को भी जन्म दिया होगा, क्योंकि अपने को तथा अपने पालतू जानवरों को हिंसक जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए समुदाय का एक साथ रहना अनिवार्य होगा। तो इस प्रकार से एक सामाजिक मनुष्य की उत्पत्ति होती है, क्योंकि मनुष्य ने क्या किया कि पशुपालन शुरू कर दिया। तो पशुपालन करने के लिए एक जगह ठहरने की आवश्यकता होगी। जब एक जगह ठहरेंगे कई लोग, तो उससे क्या होगा, एक समाज का विकास होगा। लेकिन सामूहिक जीवन के साथ साथ उनका घुमक्कड़ जीवन बना रहा, क्योंकि उन्हें भोजन, जल तथा पशुओं के चारों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। अतः इनके तथा इनके पालतू पशुओं के आसपास अब भी अस्थायी हुआ करते थे। इनके तथा इनके पालतू पशुओं के इनके आवास जो है अभी अस्थायी हुआ करते थे। इनके आवास जो है स्थायी नहीं थे। स्मरणीय है कि समय के साथ पालतू पशुओं का मनुष्य की संख्या में वृद्धि होती गई, जिस कारण पर्यावरण के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी बढ़ता गया। तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ, मनुष्य के जो आवश्यकताएं थी वो बढ़ती गई, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी बढ़ता गया, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो उपयोग जो है वो बढ़ता गया। लेकिन इसका प्राकृतिक पर्यावरण पर कोई बुरा प्रभाव नहीं हो पाया था, क्योंकि पालतू पशुओं तथा मनुष्य की संख्या अब भी सीमा के अंदर ही थी। अतः मानव के क्रियाकलापों द्वारा पर्यावरण पर
पड़ने वाले प्रभावों को प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र या प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र अपने अंदर आत्मसात करने में सक्षम थी। तो जिस प्रकार से मनुष्य पर्यावरण का दोहन कर रहा था, तो वो उस दोहन को सहने की क्षमता थी प्रकृति में, क्योंकि वो पूरी तरह से विध्वंसक रूप से दोहन नहीं कर रहा था पर्यावरण का। तो उस समय प्राकृतिक पर्यावरण को मनुष्य के उस प्रकार के जो प्रयोग थे, उस प्रकार के उपभोग थे, उनको सहने की क्षमता थी। सामाजिक मानव ने निम्न रूपों में प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन किया। कैसे कैसे किया? आहार के लिए जंगली जानवरों का शिकार करके। तो आहार के लिए जंगली जानवरों का शिकार किया, इससे पर्यावरण परिवर्तन हुआ। आखेट द्वारा कुछ पशुओं की संख्या कम करके, ठीक, जंगली जानवरों का शिकार करके, और ये दोनों एक ही आप मान सकते हैं। प्राकृतिक आवास को बदलकर कुछ पशुओं की संख्या कम करके तथा कुछ की संख्या बढ़ा करके, अपने पालतू पशुओं के आवास तथा मार्ग के लिए वनों को जलाकर भी पर्यावरण को प्रभावित किया। पशुओं तथा कुछ पौधों को पालतू बनाकर पर्यावरण को प्रभावित किया। जंगलों को जलाने से स्थान विशेष के पारिस्थितिकी पर्यावरण को बदलकर भी प्रभावित किया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ जंतुओं का स्थानांतरण करके इस प्रकार से मनुष्य ने क्या किया? पर्यावरण में कुछ हद तक परिवर्तन किए, लेकिन ये परिवर्तन उतने व्यापक परिवर्तन नहीं थे कि पर्यावरण इन सब चीज़ों को सह ना सके। ठीक, अगला जो काल आता है, जो अगला चरण आता है, वो पौधशाला एवं कृषि काल। पौधों को भोजन के लिए पालना मनुष्य द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के जैविक संगठनों पर विजय हासिल करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जाता है। वास्तव में समय के साथ मनुष्य की बुद्धि कौशल में निरंतर विकास होता गया। वह धीरे धीरे प्रकृति को काबू में करने में प्रयत्नशील होता रहा और पशुपालन के बाद पौधशाला उसकी बुद्धि में निरंतर विकास की अगली कड़ी था। वह प्रारंभ में अपने आवास के आसपास अपने द्वारा खाए गए फलों के बिखेरे बीजों से उगते पौधों को देखा होगा। ठीक, उस मनुष्य ने क्या किया कि अपने द्वारा फल खाया, उन्होंने फल खाया और फल को क्या किया? अपने आसपास के क्षेत्रों में बिखेर दिया और उसने देखा कि उन बीजों से कुछ पौधे उग रहे हैं, कुछ पौधे उगे हैं। इसलिए मनुष्यों में पौधों को उगाने तथा उनको पोषित करने की प्रति इच्छा जागृत हुई होगी। इस तरह से पौधों के पालन के माध्यम से प्राचीन कृषि का विकास हुआ होगा, जिस कारण लोगों में स्थायी जीवन, क्योंकि मनुष्य जब कृषि का विकास शुरू कर देगा, जब कृषि प्रारंभ कर देगा, तो उस कृषि को काटने के लिए, उस फसल को काटने के लिए एक निश्चित समय के लिए वहाँ पर रुकना होगा। तो कृषि के खोज ने मनुष्य के जीवन में अस्थायित्व प्रदान किया। तो मनुष्य धीरे धीरे स्थायी होने लगा और समाज और मजबूती और सुदृढ़ तरीके से, मजबूती तरीके से वो विकसित होने लगा। तो इस प्रकार से मनुष्य के जीवन में अस्थायित्व आता है, तो अस्थायी जीवन व्यतीत करने की शुरुआत हुई। ज्ञातव्य है कि अब भी अधिकांश लोग घुमक्कड़ जीवन ही व्यतीत करते थे। स्मरणीय है कि खाद्यान्न फसलों की कृषि के साथ सामाजिक वर्गों तथा संगठनों का आविर्भाव हुआ, जिस कारण प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं जैसे नील या मिस्र नदी की सभ्यता, सिंधु नदी घाटी की सभ्यता का अभ्युदय हुआ। अधिकांश लोगों ने नदियों की घाटियों में अस्थायी रूप से निवास करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वहाँ पेयजल तथा उपजाऊ भूमि की पर्याप्त सुलभता थी। ठीक, स्पष्ट है कि सामाजिक स्तर पर संगठित मानव समुदाय एवं मानव समाज, मानव सभ्यता तथा कृषि कार्य के अभ्युदय ने मनुष्य तथा प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य अब तक चले आ रहे मित्रवत तथा मधुर संबंधों में पर्याप्त परिवर्तन कर दिया। तो इस समय तक जो संबंध इसमें पर्यावरण और मनुष्य में जिस प्रकार के संबंध चले आ रहे थे, उस संबंध में परिवर्तन देखने को मिल गया था। अब धीरे धीरे यह परिवर्तन व्यापकता को धारण करता चला जा रहा था। तो कृषि रूपों तथा कृषि कार्यों में निरंतर सुधार हुआ। सामाजिक तथा प्रगति के फलस्वरूप मानव जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती गई। परिणाम स्वरूप अधिकाधिक वनों को साफ करके कृषि भूमि में परिवर्तन किया जाने लगा।
अब क्या हुआ कि मनुष्य की जनसंख्या बढ़ती गई। जनसंख्या बढ़ने की वजह से उनकी जो मांग थी वो बढ़ती गई। मांग बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि अधिक ज़मीनों की आवश्यकता हुई। मनुष्य का अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए उन्हें अधिक ज़मीनों की आवश्यकता हुई। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने जंगलों को जलाकर उनको पेड़ पौधों को काट करके रहने योग्य ज़मीन बनाने का प्रयास किया गया। तो इससे भूमि में परिवर्तन किया गया। किससे? अधिकाधिक वनों को साफ करके भूमि में परिवर्तित किया जाने लगा। स्थानांतरण कृषि द्वारा वनों का सर्वाधिक विनाश होने लगा। स्थानांतरण कृषि से तात्पर्य ये था कि मनुष्य एक जगह कृषि कार्य करता था, वहाँ के जंगलों को, पेड़ पौधों को काटकर वहाँ पे कृषि कार्य करता था। एक फसल वहाँ पे काटने के बाद मनुष्य आगे बढ़ जाता था और दूसरी जगह पे उस तरह के फिर काट छांट करके कृषि कार्य करने लगा था। इससे क्या हुआ था कि जंगलों की कटाई शुरू हो गई थी। पेड़ पौधे बड़े व्यापक तरीके से नष्ट होने लगे थे। तो इस प्रकार से मनुष्य और पर्यावरण के बीच का जो संबंध था बदलते हुए रूप में देख सकते हैं आप। तो कृषि के इस पुरातन प्रणाली दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के कई देशों के पहाड़ी क्षेत्रों तथा भारत के उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रांतों में आज भी झूम कृषि पाई जाती है। तो उसे झूम कृषि कहा जाता है। जब मनुष्य एक जगह खेती करता है, वहाँ की उपजाऊता, जब उपजाऊ नष्ट हो जाती है, वहाँ मिट्टी कम उपजाऊ करती है, तो वहाँ से मानव हट के दूसरी जगह कृषि कार्य करना शुरू कर देता है। तो वही झूम कृषि के माध्यम से अनेक पेड़ पौधों को काटा गया, जंगलों को काटा गया और कृषि योग्य भूमि बनाने का प्रयास किया गया, जिससे पर्यावरण को बड़ी मात्रा में क्षति हुई। तो इसके अंतर्गत वनों को जलाकर भूमि को साफ करके कृषि के उपयोग में लाया जाता था। 4-5 वर्षों या जब तक भूमि की उर्वरता कायम रहती थी, उसके बाद उस क्षेत्र को छोड़ दिया जाता था तथा अन्यत्र वन को जलाकर कृषि भूमि प्राप्त की जाती थी। तो इस प्रकार से वनों को जला करके इस प्रकार की कृषि योग्य भूमि प्राप्त की जाती थी। तो वनों को इस प्रकार से हानि पहुंचता था, तो प्राकृतिक पर्यावरण भी इस प्रकार से दूषित होती थी। कालांतर में मानव ने नई प्रौद्योगिकी का विकास किया तथा अपने निजी पर्यावरण का निर्माण किया। मानव के इस स्वनिर्मित निजी पर्यावरण को सांस्कृतिक पर्यावरण कहते हैं। इसके अंतर्गत उसने अपने रहने के लिए भवनों, गांवों, कस्बों, नगरों आदि का विकास किया। सामाजिक संस्थाओं यथा विद्यालयों का निर्माण किया एवं विकास किया। पूजा घरों का निर्माण किया। यातायात के लिए सड़कें, पुल, रेल आदि बनाई। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया आदि। ज्ञातव्य है कि सांस्कृतिक पर्यावरण के ये तथा अन्य कई तत्वों का विकास एवं संवर्धन कृषि विकास के विभिन्न चरणों एवं अवस्थाओं में संभव हुआ। इस सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण, विकास एवं संवर्धन प्रौद्योगिकी में विकास के कारण ही संभव हो पाया था। इस तरह विकसित प्रौद्योगिकी ने भौतिक मानव एवं सामाजिक मानव को आर्थिक मानव में बदल दिया। तो इस प्रकार से जो प्रारंभ में क्या था, एक भौतिक मानव था, वो आगे चल के जब कृषि का प्रारंभ हुआ तो वो सामाजिक मानव धीरे धीरे बनता गया। उसके बाद वो पैसे कमाने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिया और आगे चलकर धीरे धीरे वह आर्थिक मानव बन गया। स्मरणीय है कि 1860 तक विकसित प्रौद्योगिकी विनाशक एवं संहारक नहीं थी, वरन वह मानव के आर्थिक विकास में इस तरह सहायक थी कि उसका प्राकृतिक पर्यावरण पर अधिक कुप्रभाव नहीं था। मनुष्य पर्यावरण के प्राकृतिक संसाधनों को अपने अनुकूल बनाने में समर्थ हो गया, परंतु प्रकृति अब भी सर्वोपरि है। तो क्या है कि हालांकि मनुष्य इस समय पर्यावरण में अपने अनुकूल परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। यदि मनुष्य को 27 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए और तापमान है पर्यावरण का 42 डिग्री, तो वो एसी लगाकर अपने रूम का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस कर लेता है। वो पर्यावरण में इस प्रकार के परिवर्तन कर सकता है, अपने अनुकूल पर्यावरण को बदल सकता है, लेकिन पर्यावरण अभी भी सर्वोपरि है। पर्यावरण चाहे, प्रकृति चाहे तो मनुष्य को किसी भी प्रकार से अपने पीछे ढकेल सकती है। तो जो पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण है या प्रकृति है, अभी सर्वोपरि है।
प्राकृतिक आपदा कोई भी आ जाए तो मनुष्य एक झटके में पीछे चला जाता है। तो ये जो प्रकृति है, प्रकृति अभी भी सर्वोपरि है, यद्यपि कि मनुष्य पर्यावरण में विशेष प्रकार के परिवर्तन कर सकता है। आगे बात करें, जो सबसे अंतिम चरण था, वर्तमान चरण की बात करें, इस समय मनुष्य किस हद तक पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, तो इसमें ये चौथा जो चरण है वो आता है विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा औद्योगिकरण काल। इस काल में विज्ञान एवं अत्यधिक विकसित, परिमार्जित एवं दक्ष प्रौद्योगिकी के प्रादुर्भाव के साथ 19वीं सदी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति का सवेरा होता है। इसी औद्योगिकरण के साथ मनुष्य तथा पर्यावरण के मध्य शत्रुतापूर्ण संबंध की शुरुआत भी होती है। आर्थिक निश्चयवाद की अतिवादी संकल्पना पश्चिमी दुनिया के सभी लोगों के भौतिकवादी दृष्टिकोण तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी मानव की अति विकसित किंतु जानलेवा प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक तकनीक के फलस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों का औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण के लिए अविवेकपूर्ण एवं लोलुपतापूर्ण विदोहन एवं उपयोग प्रारंभ हो गया। इस कारण अनेकों भयावह तथा जानलेवा पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार से मनुष्य और पर्यावरण के बीच में जो संबंध था, प्रारंभ में कैसा संबंध था, उसके बाद कैसा हुआ, उसके बाद कैसा हुआ, फिर वर्तमान में किस प्रकार से मनुष्य और पर्यावरण के संबंध बदलते हुए इस रूप में बदलते बदलते आ चुका है, हमने देखा है। अगर हम लोग बात करें तो अगला जो हम लोगों का टॉपिक होता है, इसके अंतर्गत वो पर्यावरण पर मानव का प्रभाव। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पर्यावरण पर मानव का प्रभाव। पर्यावरण का मानव पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, तो हम देख सकते हैं पर्यावरण पर मानव का प्रभाव 3 रूपों में पड़ता है। 3 रूपों में से बांटकर देखा जाता है। एक तो है प्रत्यक्ष प्रभाव, प्रत्यक्ष, एक तो है अप्रत्यक्ष, और अगला जो है इसको हम लोग 2 ही प्रकार में देख सकते हैं। पर्यावरण पर मानव का प्रभाव जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव के रूप में देख सकते हैं। 2 प्रकार से प्रभाव पड़ सकता है। तो प्राकृतिक पर्यावरण पर मनुष्य के प्रभावों को 2 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है, प्रत्यक्ष प्रभाव और अप्रत्यक्ष प्रभाव। इसके अगर हम लोग प्रत्यक्ष प्रभाव की बात करें तो इसमें सुनियोजित एवं संकल्पित होते हैं ये कार्य। इसमें जो कार्य शामिल हैं ये सुनियोजित और संकल्पित होते हैं। सुनियोजित व संकल्पित होते हैं। और दूसरी बात ये होती है इसमें कि मनुष्य को पहले से ही परिणाम पता होता है। परिणाम पहले से पता होता है, स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है। तो इसमें क्या है कि एक तो सुनियोजित होता है और संकल्पित होता है। ऐसा कार्य सुनियोजित और संकल्पित होता है, और इसके साथ साथ इस कार्यक्रम से उत्पन्न होने वाले परिणाम या तो प्रतिकूल परिणाम हो या अनुकूल परिणाम हो, इससे मनुष्य अवगत रहता है। तो इसमें क्या है कि जैसे अगर आप बात करें भूमि उपयोग में परिवर्तन, इसमें अगर भूमि उपयोग में परिवर्तन, इसमें अगर हम लोग बात करें भूमि उपयोग में परिवर्तन, तो कृषि का विस्तार, फसलों के उत्पादन के लिए वनों को काटकर साफ करना, वनों को काटना,
वनों को काटना। इससे आप क्या कर सकते हैं, भूमि उपयोग में परिवर्तन कर सकते हैं या कृषि योग्य भूमि का विस्तार कर सकते हैं। कृषि को इसको वनों को काटकर घास क्षेत्रों को जलाकर भी ऐसा किया जा सकता है। घास क्षेत्र को जलाकर ऐसा किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें घास क्षेत्र को जलाने के बाद की बात करें तो अधिक उपज देने वाले बीज का उपयोग करना, ये सारी चीजें। और इसमें जो भूमि उपयोग में परिवर्तन है, इसके बाद अगर बात करें तो जो दूसरा है वो निर्माण तथा उत्खनन कार्य। निर्माण तथा उत्खनन कार्य। निर्माण तथा उत्खनन कार्य ये क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण वाले कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। इससे क्या होगा कि इसमें नदी पर बांध बना दिया जाए, बांधों का निर्माण, बांधों का निर्माण कर दिया जाए, जल भंडारों तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण, नहरों का निर्माण। इसके अलावा अगर बात करें नहरों का निर्माण, फिर नदी मार्ग परिवर्तन, नदी मार्ग परिवर्तन, ठीक, इन सब चीज़ों की बात करें तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। निर्माण तथा उत्खनन कार्य के अंतर्गत अगर हम लोग नदी मार्ग परिवर्तन या नहरों का निर्माण या बांधों का निर्माण की बात करें, सबसे पहले एक चीज़ हम लोग समझने का यहाँ प्रयास करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। एक होता है ये समस्थैतिक समायोजन, समस्थैतिक समायोजन, इसको पहले समझ लें। इसमें क्या होता है कि पृथ्वी पर अगर हम देखें तो विभिन्न प्रकार के पर्वत मौजूद हैं, पठार मौजूद हैं, समुद्र मौजूद हैं, और पर्वत, पठार, समुद्र आदि के जो ये हैं ताप हैं, इनका दाब है, इनके द्वारा लगाया गया बल जो है वो क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। देखिए पर्वत का जो पर्वत द्वारा लगाया गया पृथ्वी पे जो दबाव है वो अलग होगा, पठार द्वारा लगाया गया दबाव अलग होगा, इसके द्वारा लगाया गया दबाव अलग होगा, इसका ताप अलग है, इसका बल अलग है। सारी चीज़ें भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं। लेकिन हम देखते क्या हैं, हम देखते हैं कि पृथ्वी फिर भी संतुलन की अवस्था में बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग है तो पृथ्वी क्या है, ऐसे 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 डगरमगर कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि जिधर वजन अधिक है, इधर पर्वत है, इधर का दाब अधिक है तो पृथ्वी ऐसे हो जा रही है, और फिर इधर अगर पर्वत अधिक है, इधर दाब अधिक है तो पृथ्वी इस तरह से यहाँ पे दब के इधर का उठ जा रहा है, ऐसे झूले की तरह इस तरह से ऐसा करती होती। क्योंकि पृथ्वी के अंदर समस्थैतिकीय समायोजन का एक प्रकृति पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से एक विशेषता पाई जाती है। इसी के कारण पृथ्वी अपने आप को समायोजित की हुई है, अपने आप को एडजस्ट की हुई है। इन चीज़ों का घनत्व, इनके द्वारा लगाया गया बल, इनका तापमान अलग अलग होने के बावजूद भी, तो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के उच्चावच स्थित हैं जिनका घनत्व, जिनका तापमान, जिनके द्वारा लगाया गया बल भिन्न भिन्न है। उसके बावजूद भी पृथ्वी क्या है, अस्थिर है। पृथ्वी क्या है, स्थिर है, मूव नहीं कर रही है। अब देखिए होता क्या है कि ये जैसे ये पठार है, ये क्या है, ये पर्वत है मान लेते हैं, ये इस तरह से ये समुद्र है। अगर
ऐसे हम देखें, अगर इसको समझने का प्रयास करें तो अब क्या हम देखेंगे कि अब इसका घनत्व, इसका दाब कुछ और है, इसके द्वारा लगाया गया बल कुछ और है, इसके द्वारा लगाया गया बल कुछ और है, इसके द्वारा लगाया गया बल कुछ और है। लेकिन पृथ्वी के अंदर समस्थैतिकी समायोजन है, ऐसी प्रकृति पाई जाती है पृथ्वी के अंदर। तो पृथ्वी स्थिर है, मतलब कि स्थिर मतलब ये नहीं कि ऐसा डगर मगर कर रही है इधर, ये नहीं कि इस वाले एरिया में दब जाए या यहाँ पर उठ जाए क्योंकि यहाँ पे हल्का है, यहाँ पे वजन है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अब क्या हो कि किसी भी प्रकार से मानव गतिविधि के वजह से यहाँ से क्या हो कि अपक्षय और अपर्दन शुरू हो जाए और यहाँ पर से बड़े पैमाने पे क्या हो, मिट्टी कट करके यहाँ से ढेर सारी मिट्टी कट के आए और क्या करे, यहाँ पे जमा हो जाए। ठीक, ढेर सारी मिट्टी आके जमा हो जाए तो इससे क्या होगा, एक तो यहाँ पर जो बैलेंस बना हुआ था, यहाँ पे जो बैलेंस बना हुआ था, यहाँ पे और अधिक वजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और अधिक वजन हो जाएगा। और यहाँ पे जो बैलेंस बना होगा, यहाँ पे यहाँ का वजन, यहाँ द्वारा लगाया गया बल हल्का हो जाएगा। तो दोनों क्या होगा, ये दोनों जगहों पर दोनों द्वारा लगाया गया बल क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो पृथ्वी क्या करेगी, फिर से अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास करेगी। पृथ्वी फिर से अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास करेगी और इसी प्रयास में भूकंप और ज्वालामुखी जैसी प्रक्रियाएं होने लगती हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि यहाँ से ये जो अवसाद है अंदर ही अंदर इस प्रकार से मूव करेंगे, इस प्रकार से इधर की ओर इसलिए मूव करेंगे कि यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ पर इसका दबाव हल्का हो गया है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ से मिट्टी कट के यहाँ पर आया है तो यहाँ का दबाव, इस वाले एरिया का दबाव अधिक हो गया है, ये वाले एरिया का दबाव क्या हो गया, अधिक हो गया है और इसका कम हो गया है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मिट्टी जो अवसाद है इधर की ओर मूव करते हैं और इसी मूव में क्या होता है, घर्षण बल उत्पन्न होता है, ऊर्जा विमुक्त होती है और ऊर्जा तरंगों के रूप में वो संचरण करती है पृथ्वी के आंतरिक भागों में, जिससे भूकंप की उत्पत्ति होती है। ऐसा होता है। इसी प्रकार से अगर हम बांधों का निर्माण की बात करें, अगर यहाँ पे अगर ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ ऐसे ही, हम लोग बांध का निर्माण यहाँ पे कर दें, बहुत बड़े बांध का निर्माण, और जल यहाँ पे बड़ी मात्रा में क्या हो जाए, एकत्रित हो जाए, तो इससे आज नहीं तो कल क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ का जो है दबाव जो है अधिक हो जाएगा। जो पहले था यहाँ पर अगर आप क्या करें, यहाँ पे एक जलाशय का निर्माण कर दें तो यहाँ पर जो है यहाँ का दबाव अधिक हो जाएगा, यहाँ का दबाव अधिक हो जाएगा और जहाँ से जल आके यहाँ पे इकट्ठा होगा वहाँ का दबाव कम हो जाएगा। तो जो पृथ्वी के अंदर समस्थैतिक समायोजन पाया जाता है, अगर इधर उधर कुछ गड़बड़ भी होगा तो पृथ्वी अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास करती है। तो हल्का जहाँ पर सब कुछ फिट था वहाँ से इतना बड़ा परिवर्तन हुआ तो पृथ्वी अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास करेगी। एडजस्ट करने के प्रयास में क्या होगा, पृथ्वी में आंतरिक हलचलें उत्पन्न हो जाएंगे, जिससे विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं या प्राकृतिक आपदाओं के आने के चांसेस या संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। तो अगर हम लोग बात करें बांधों का निर्माण या नहरों का निर्माण, नदी मार्ग में परिवर्तन, या नदी ऐसे क्या इधर चल रही थी, नदी क्या कर रही थी, ऐसे ऐसे चल रही थी और हमने क्या किया, इधर क्या है, ज़मीन है ढेर सारे, इधर हमको पानी चाहिए, नदी ऐसे चल रही थी, हमने क्या किया, यहाँ पे नदी के मुंह को बांध के नदी का मार्ग ऐसे परिवर्तन कर दिया। तो इस वाले एरिया में जो चीज़ें थी वो गड़बड़ हो गई, वो क्या हो गई, गड़बड़ हो गई, और उसी के साथ साथ इस वाले एरिया में भी गड़बड़ हो गई क्योंकि नदी का मार्ग इधर हो गया। तो इससे क्या होगा, तो पृथ्वी अपने आप को फिर से अनएडजस्ट महसूस करेगी। तो सुस्थैतिक समायोजन की प्रक्रिया के तहत ये अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास करेगी, जिससे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के क्या होंगे, प्राकृतिक आपदाओं का उद्भव होगा या विकास होगा। तो अगर हम लोग बात करें बांधों का निर्माण, वनों को काटना, घास क्षेत्र को जलाना, नदी मार्ग में परिवर्तन, ये सारी चीज़ें अगर हम लोग बात करें
तो जो कि हम प्रत्यक्ष प्रमाण में बात कर रहे हैं, पुस्तक में भी इसी प्रकार से देखने को मिल रहा है कि ये सारी चीज़ें प्रत्यक्ष प्रमाण में देखने को मिल रही हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब ये है कि जिसका प्रमाण तुरंत आए, प्रत्यक्ष आए। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, इन सब चीज़ों का जो परिणाम है, इन सब चीज़ों का परिणाम भविष्य में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी अपने आप को तुरंत एडजस्ट करना शुरू नहीं कर देती है। पृथ्वी धीरे 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 एक क्षमता तक उसको बर्दाश्त करेगी, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट करना शुरू करेगी और विभिन्न प्रकार की आंतरिक हलचलें पैदा करेगी। तो ये क्या है, ये धीरे धीरे होगा। बांधों के निर्माण से भी ऐसा होगा, नहरों का निर्माण होगा तो भी ऐसा होगा, नदी मार्ग में परिवर्तन होगा तब भी ऐसा होगा, वनों को काटा जाएगा तब भी ऐसा होगा। ये क्या है, और घास क्षेत्र को भी जलाया जाएगा तब भी ये सारी चीज़ें होंगी। तो एक तो हम दो भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में क्या कर सकते हैं, आम तौर पे बांट सकते हैं। इस चीज़ को हम देख सकते हैं कि दो भागों में इनका प्रभाव जो है पर्यावरण पर मानव का प्रभाव, यानी कि मानव का पर्यावरण पर प्रभाव तो प्रत्यक्ष भी पड़ रहा है, अप्रत्यक्ष भी पड़ रहा है। अप्रत्यक्ष में हम क्या देखेंगे कि जैसे कीटनाशकों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग, ठीक। अभी हम लोग यहाँ पे समझ के फिर पुस्तक में चलेंगे उस चीज़ को पढ़ने के लिए। अभी समझ ले, कीटनाशकों का प्रयोग देखेंगे विभिन्न प्रकार के। तो इससे क्या होगा कि धीरे 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 क्या होगा, पृथ्वी की उर्वरता में कमी आएगी, उर्वरता में कमी आएगी कीटनाशकों के प्रयोग से भी। इसके बाद रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का प्रयोग जल और फिर जो पौधे हैं, पौधों की उपजाऊता को बढ़ाने के लिए, पौधों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाएगा, विभिन्न प्रकार की दवाइयों का प्रयोग किया जाएगा। तो इससे भी क्या होगा, पर्यावरण पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये अप्रत्यक्ष के अंतर्गत इस पुस्तक में भी हम लोग पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें अप्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आएंगी। तो हम अगर अपना विवेक, अपने बुद्धि से बात करें तो हम बांट सकते हैं, यद्यपि हम इन चीज़ों को बांट सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो लिखने के क्रम में हम इस तरह से बांट सकते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि सारे के सारे चीज़ों का, सभी, चाहे कीट रसायनों का प्रयोग हो, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हो, या फिर हम बात कर ले वनों का कटाव हो, घास क्षेत्र का जलाना हो, बांधों का निर्माण हो, नहरों का निर्माण हो, नदी मार्ग का परिवर्तन हो, इसके अलावा भी इस पुस्तक में जो सारी चीज़ें दी गई हैं, उन सभी चीज़ों का एक एक चीज़ का निर्माण, कीटनाशकों का प्रयोग का अप्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ेगा, अप्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ेगा। ऐसा एक डिवीज़न नहीं है कि इस चीज़ का सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष प्रभाव ही पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें वनों का कटाव, इसमें क्या है, वनों का कटाव है जैसे, तो वनों का कटाव अप्रत्यक्ष प्रमाण में रखा गया है, इस मतलब अप्रत्यक्ष प्रभाव में रखा गया है, अप्रत्यक्ष प्रभाव में रखा गया है इसको, वनों का कटाव में, वनों के कटाव को अप्रत्यक्ष प्रभाव के अंतर्गत रखा गया है इस पुस्तक में। लेकिन हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वनों के काटने से अप्रत्यक्ष प्रभाव ही पड़ेगा, क्योंकि अप्रत्यक्ष प्रभाव में क्या है कि इसका परिणाम स्पष्ट है, ये बताया जा रहा है कि इसका परिणाम स्पष्ट है। और अप्रत्यक्ष प्रभाव में जहाँ तक हम बात कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि तुरंत प्रभाव पड़ेगा इसका, ठीक, इसका प्रभाव तुरंत देखने को मिलेगा, ये भी बात हम कर सकते हैं प्रत्यक्ष प्रभाव में। तो वनों के काटने से तुरंत प्रभाव तो होगा ही होगा, ठीक, वनों के कटाव से तुरंत प्रभाव तो होगा ही होगा, लेकिन बाद में भी जो प्रभाव होगा वो कुछ अप्रत्यक्ष प्रभाव भी उत्पन्न होंगे, कुछ न कुछ तो अप्रत्यक्ष प्रभाव भी उत्पन्न होंगे। तो हम विशुद्ध रूप से ये नहीं कह सकते कि वनों का कटाव जो है वो शुद्ध रूप से प्रत्यक्ष प्रमाण में ही या प्रत्यक्ष प्रभाव में ही शामिल होगा, ये अप्रत्यक्ष प्रभाव में भी शामिल हो सकता है, क्योंकि इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ेगा। उसी प्रकार से कीटनाशकों का प्रयोग जब हम करेंगे तो प्रत्यक्ष प्रभाव ही नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष प्रभाव ही, मतलब अप्रत्यक्ष प्रभाव ही नहीं बल्कि प्रत्यक्ष प्रभाव भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कीटनाशकों का प्रयोग किया जाएगा तो सिर्फ अप्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलेगा, प्रत्यक्ष प्रभाव भी देखने को मिलेगा। इसलिए जो यहाँ पे डिवीज़न है, हम यहाँ पे डिवीज़न नहीं भी कर सकते हैं तो भी चलेगा, और कर सकते हैं तो भी ठीक ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों का भी
क्या है, भविष्य में परिवर्तन देखने को मिलता है। इस सब चीज़ों का भी भविष्य में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं इस पुस्तक में। तो फिर से इस पुस्तक को यहाँ पे लाने का प्रयास किया जाएगा। अब देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण पर मनुष्य के प्रभावों को प्रमुख 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो अप्रत्यक्ष, दूसरा एक तो प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। ठीक, अगर प्रत्यक्ष प्रभाव की बात करें तो यह सुनियोजित एवं संकल्पित होते हैं, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए भौतिक पर्यावरण को परिवर्तित या रूपांतरित करने के लिए चलाए जाने वाले किसी भी कार्यक्रम से उत्पन्न होने वाले परिणाम, ये प्रतिकूल परिणाम हो या अनुकूल परिणाम हो या प्रतिकूल परिणाम हो, इससे मनुष्य अवगत रहता है। ये कहा जा रहा है कि ऐसे कार्यक्रमों से मनुष्य अवगत रहता है, वो सोच समझ के कार्य करता है कि हम जो कर रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा, इस परिणाम से वह अवगत होता है, इस परिणाम को वह जानता है अच्छी तरीके से, तब जाके ऐसे कदम उठाता है। इसमें अगर पहले की बात करें तो भूमि उपयोग में परिवर्तन। भूमि उपयोग में परिवर्तन में अगर हम लोग बात करें तो कृषि के विस्तार तथा फसलों के उत्पादन के लिए वनों को काटकर साफ करना। कृषि के विस्तार को, यानी कि कृषि योग्य भूमि और अधिक हो जाए, कृषि योग्य भूमि और अधिक हो जाए, इसके लिए वो वनों को काटेगा, क्योंकि कृषि योग्य भूमि के अलावा जंगल है, पहाड़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं, नदियां हैं। तो ऐसा तो करेगा नहीं कि समुद्र को सुखा के वहाँ पे क्या करे, ज़मीन बना दे कृषि योग्य, या पहाड़ को काट के। ये ज़्यादा मुश्किल काम है और नामुमकिन काम भी है। और जो आसान काम और जो करने योग्य है वो यही है कि वनों को काट कर क्या करें, कृषि योग्य भूमि तैयार कर दें। तो यही किया जाता है, वनों को काट कर साफ करना। घास के क्षेत्रों को जलाया जाता है। व्यापारिक उद्देश्य से पेड़ों को वृहत स्तर पर काटा जाना। नवीन कृषि तकनीकों, अधिक उपज देने वाले बीजों, समुन्नत सिंचाई की सुविधाओं के परिवेश में सस्य प्रारूपों में परिवर्तन आदि से क्या होगा, प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलता है। और इन सब चीज़ों से मनुष्य पहले से ही अवगत होता है कि हम ये कर रहे हैं तो इसका परिणाम क्या होगा। यदि हम पेड़ पौधा काट रहे हैं, घास को जला रहे हैं, व्यापारिक उद्देश्य से पेड़ों को वृहद स्तर पे काट रहे हैं, नवीन तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं, तो इनका परिणाम क्या होगा, इस रिजल्ट से मनुष्य अवगत रहता है। आगे बात करें तो निर्माण तथा उत्खनन कार्य। नदी पर बांधों का निर्माण, जल भंडारों तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण, नदी की जलधाराओं में विपथ गमन, अर्थात नदी की जलधाराओं का रास्ता बदलना, धाराओं को विभिन्न दिशाओं में किसी खास उद्देश्य के लिए मोड़ देना या घुमा देना। नदी जिस मार्ग से चल रही है उस मार्ग से उसको परिवर्तित कर देना, इसका अर्थ ये है। नदी की जलधाराओं में हस्तक्षेप तथा हेरफेर, क्षेत्र विशेष को बाढ़ से बचाने के लिए भी ऐसा किया जाता है। हेरफेर, उसके बाद क्षेत्र विशेष को बाढ़ से बचाने के लिए तटबंधों तथा डाइक का निर्माण करना। डाइक एक प्रकार से लोकल तरीके से बांध को ही आप समझ लें, बांध को ही मान के चले डाइक को। सड़कों तथा पुलों का निर्माण, नगरीकरण में वृद्धि तथा विस्तार, खनिजों का खनन, खनिज तेल का शोधन, भूमिगत जल का निष्कासन आदि, ये सारी चीज़ें प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। लेकिन जैसे कि हम लोगों ने बात किया, इनको अप्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। मौसम रूपांतरण कार्यक्रम, इसमें क्या है कि वर्षण को प्रेरित करने के लिए मेघ बीजन, उपल वृष्टि, ठीक, इसमें बरसात को प्रेरित करने के लिए मेघ बीजन का अर्थ ये जैसे मेघ का बीज लगाना, यानी कि बादल तैयार करना, ठीक, वर्षण को प्रेरित करने के लिए बादल तैयार करना, उपल वृष्टि को रोकना तथा नियंत्रित करना। इसके बाद जो है नाभिकीय कार्यक्रम आता है। इसमें IAEA के 31 दिसंबर 2019 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में कुल 450 परमाणु रिएक्टर कार्य कर रहे हैं, ठीक। IAEA
के 31 दिसंबर 2019 के आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो विश्व में कुल कितने 450 परमाणु रिएक्टर कार्य कर रहे हैं। कितने परमाणु रिएक्टर कार्य कर रहे हैं? 450 परमाणु रिएक्टर कार्य कर रहे हैं, जिसमें 1979 में घटित थ्री माइल आइलैंड 1979 में घटित 3 माइल आइलैंड, ये कहाँ घटी थी? यूएसए में। उसके बाद 1986 में चेरनोबिल जो कि यूक्रेन में घटा था। हम 2011 की फुकुशिमा जो कि जापान में घटी थी, जैसे रिएक्टरों की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति की आशंका बनी रहती है। क्या है कि 450 परमाणु रिएक्टर कार्य कर रहे हैं। ठीक, 450 परमाणु रिएक्टर कार्य कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि परमाणु रिएक्टरों की घटना क्या है, इससे बढ़ी है, मतलब कि दुर्घटना होने की चांसेस अधिक रहते हैं। ये भी क्या है, इससे मनुष्य अवगत है, क्योंकि मनुष्य जान रहा है कि हमारे पास 450 परमाणु रिएक्टर कार्य कर रहे हैं, तो इनमें से कभी न कभी कुछ दुर्घटनाएं परमाणु रिएक्टर के रूप में हो सकती हैं। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत हमने देखा कि ऐसे कार्य जो मनुष्य करे और उसका परिणाम उससे पता हो, आने वाले समय में उसका परिणाम जो हो उसको पता हो, तो ये सारी चीज़ें प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आएंगी। तो इसका भी परिणाम हमें पता है कि 450 परमाणु रिएक्टर काम कर रहे हैं, तो कुछ परमाणु रिएक्टरों की दुर्घटनाएं की पुनरावृत्ति हो सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि ऐसा हुआ है। कब हुआ है? 1979 में 3 माइल आइलैंड परमाणु रिएक्टर दुर्घटना हुई है। ये कहाँ हुई है? अमेरिका में हुई है। उसके बाद 1986 में क्या हुआ? चेरनोबिल दुर्घटना हुआ। ये भी परमाणु रिएक्टर से ही संबंधित दुर्घटना थी। ये 1986 में यूक्रेन में घटा है। उसके बाद 2011 में हुआ। 11 में फुकुशिमा, ये जापान में स्थित है, तो फुकुशिमा जैसे रिएक्टरों की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति की शंका बनी रहती है। तो फुकुशिमा में भी 2011 में ऐसी दुर्घटना देखने को मिली है। ये दुर्घटना कैसी थी? ये परमाणु रिएक्टर से संबंधित दुर्घटना ही थी। तो इतनी दुर्घटनाएं हमने देखा, फिर भी 450 परमाणु रिएक्टर चल रहे हैं। अब इसके परिणाम हमें पता है कि क्या हो सकते हैं, तो फिर भी चल रहे हैं ऐसे। तो ऐसी दुर्घटनाएं पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंचाती हैं, तो बहुत बड़े पैमाने पर पर्यावरण को क्षति पहुंचाती हैं इस प्रकार की दुर्घटनाएं। ठीक, आगे क्या है कि उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक पर्यावरण में इस तरह के मानव जनित परिवर्तनों के प्रभाव अल्पकाल में ही परिलक्षित हो जाते हैं। ये कहा जा रहा है कि अल्पकाल में ही परिलक्षित हो जाते हैं। इस प्रकार के कार्य, जो जितने भी कार्य हमने पीछे पढ़े हैं इससे पहले, जो उदाहरण में दिया गया है, चाहे वो परमाणु रिएक्टर जैसी घटना हो, या फिर जैसे सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण, नगरीकरण का वृद्धि, खनिज का उत्खनन, खनिज तेल शोधन, पेड़ों का काटना, घासों को जलाना और अधिक उपजाऊ देने वाले बीजों का प्रयोग करना, ये सारी चीज़ों का परिणाम ये क्या कह रहा है कि अल्पकाल में ही परिलक्षित होते हैं। तो इसीलिए इसे प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत या प्रत्यक्ष प्रभाव के अंतर्गत रखा जा रहा है। तो प्रभाव अल्पकाल में ही परिलक्षित हो जाते हैं, परंतु ये परिवर्तन भौतिक पर्यावरण को दीर्घकाल तक प्रभावित करते हैं। ये कहा जा रहा है फिर भी दीर्घकाल तक प्रभावित करते हैं, इसलिए हम इसको अप्रत्यक्ष प्रमाण में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये न कि सिर्फ अल्पकाल में ही परिलक्षित होते हैं, बल्कि दीर्घकाल तक भी इसका प्रभाव बना रहता है। कभी कभी ऐसा होता भी है कि अल्पकाल में इसका कोई प्रभाव न देखने को मिले, और दीर्घकाल में या आने वाले समय में या भविष्य में या फ्यूचर में इसका प्रभाव देखने को मिल जाए। तो पर्यावरण पर इस मानव जनित प्रत्यक्ष प्रभावों की दूसरी प्रमुख विशेषता ये है कि ये प्रभाव परिवर्तनीय होते हैं, क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण को आर्थिक प्रयोजन से प्रभावित करने से पहले उसकी दिशा तथा परिवर्तन के बाद उत्पन्न दशाओं के अध्ययन के माध्यम से मनुष्य यह जान सकता है कि आमुख कार्यक्रम द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण पर हुए प्रभाव कितने हानिप्रद हैं। तो मनुष्य इस प्रकार के कार्यों से अवगत है कि जो हम
कार्य कर रहे हैं उस कार्य का परिणाम पर्यावरण पे किस प्रकार से है या किस प्रकार से हानि पहुंच रहा है पर्यावरण पे। कुल मिला के इतनी बड़ी लाइन यही बताने का प्रयास कर रहा है, जो कि प्रारंभ में बताया जा चुका है कि मनुष्य इस बात से अवगत है कि जो हम कार्य कर रहे हैं इस कार्य का भविष्य में या पर्यावरण पे किस प्रकार से हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इस जानकारी के बाद मनुष्य यदि वह चाहे तो प्रारंभिक कार्यक्रम में समुचित हेरफेर तथा परिवर्तन करके उस कार्यक्रम द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कुछ सीमा तक कम कर सकता है या उन्हें दूर कर सकता है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, इतने जो लाइन में ये कहा जा रहा है कि मनुष्य चाहे तो, क्योंकि मनुष्य जान चुका है पहले से ही कि जो हम कार्य कर रहे हैं इसका परिणाम पर्यावरण पे किस प्रकार से पड़ेगा। ये जानने के बाद मनुष्य चाहे तो कुछ इस प्रकार से जतन करे कि उसका प्रभाव जितना पड़े उससे कम पड़े। मतलब आमतौर पे अगर कोई भी बिना कोई प्रयास किए जितना प्रभाव पर्यावरण पे दूषित प्रभाव पड़े, अब प्रयास करें हम ऐसा कि उतना प्रभाव न पड़े, उतना कुप्रभाव या दुष्प्रभाव पर्यावरण पे न पड़े, क्योंकि हम पहले से ही जान रहे हैं कि इसका प्रभाव ऐसे हम कर रहे हैं तो ऐसे पड़ेगा। अमुक प्रकार का प्रभाव अमुक तरीके से इस प्रकार से पड़ेगा तो हम उसको प्रारंभ से ही कंट्रोल करने का प्रयास कर सकते हैं और उस प्रयास में उतना हानि नहीं पहुंचेगा पर्यावरण पे, या फिर किसी न किसी क्षेत्र में हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई दुष्प्रभाव ही न पड़े, पूरे दुष्प्रभाव को दूर कर दें किसी कार्य में। उदाहरण के लिए अगर वनाविनाश की बात करें तो वनाविनाश जो या तो कृषि भूमि में विस्तार के लिए या व्यापारिक उद्देश्य के लिए किया जाता है के कारण मृदा क्षरण की दर में वृद्धि होती है। ये हमें पता है कि हम पेड़ पौधों को काटेंगे, क्योंकि पेड़ पौधे की जो जड़ें होती हैं वो जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। जब पेड़ पौधों का कटाव होगा तो जड़ें खत्म होंगी, जब जड़ें खत्म होंगी तो मिट्टी को पकड़ के रखने वाला चीज़ नहीं होगा, और जब कोई चीज़ मिट्टी को पकड़ कर रखने वाला चीज़ नहीं होगा तो मिट्टी का कटाव निश्चित ही होगा। तो इस तरह से मृदा क्षरण या अवनालिका अपरदन मृदा क्षरण और अवनालिका अपरदन का रूप धारण कर लेता है। क्या होता है कि इस तरह से मृदा क्षरण जो है, मिट्टी का कटाव जो है अवनालिका अपरदन का रूप धारण कर लेता है। अत्यधिक भू क्षरण के फलस्वरूप नदियों में अवसादों की मात्रा तथा भार बढ़ जाता है। नदियों के अवसादों से अति भारित हो जाने के कारण उनकी तली का भराव हो जाने से नदी में जलधारा की क्षमता घट जाती है, परिणाम स्वरूप निकट बाढ़ उत्पन्न हो जाता है। ये क्या बताने का प्रयास कर रहा है, बेसिकली ये कह रहा है कि अगर हम लोग बात करें कि मृदा क्षरण की बात करें, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य ये जानता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं प्रत्यक्ष प्रभाव के अंतर्गत हमने देखा कि मनुष्य को ये पता होता है कि जो हम कर रहे हैं उसका प्रभाव क्या होगा। तो मनुष्य ये चीज़ जानता है कि जब हम पेड़ों का कटाव करेंगे तो इससे क्या होगा कि मृदा अपरदन जो है वो बढ़ेगा। मृदा अपरदन क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों मृदा अपरदन बढ़ेगा? क्योंकि पेड़ों की होने की वजह से क्या होता है कि मिट्टी को पेड़ों के जड़ें बांध के रखती हैं। क्या होता है, जैसे ये पेड़ है अगर देखें हम लोग तो इनकी जो जड़ें होती हैं, इनकी जड़ें इन मिट्टी को बांध के रखती हैं। अब देखेंगे कि जब बरसात होगा या कोई भी पानी का बहाव होगा तो इस एरिया वाले जो ये वाला क्षेत्र है, इधर की मिट्टी का कटाव इनकी अपेक्षा कम होता है, इधर की मिट्टी का कटाव जल्दी हो जाता है। तो पेड़ों के अधिकतर कटाव से कोई भी ऐसा चीज़ नहीं रह जाएगा जो इन मिट्टियों को बांध के रख सके। जब इन मिट्टियों को बांध के रखने वाला कोई चीज़ नहीं होगा तो इससे क्या होगा, मिट्टियों का कटाव शुरू हो जाएगा और मिट्टियों के कटाव होने की वजह से मिट्टी जल के साथ बह के स्थानांतरित होने लगेंगी। आगे चल के ये क्या होगा, अवनालिका अपरदन का रूप धारण कर लेगा। अवनालिका अपरदन, ये अवनालिका अपरदन का रूप धारण कर लेगा और इससे क्या होगा कि ये
जैसे कोई नदी है, इस नदी में मिट्टी कट करके क्या करे, किनारे किनारे जो पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, इनको क्या करा जाए, काट दिया जाए। ये जो पेड़ पौधे हैं, ये किनारे किनारे में नदी के, इनको क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए। पेड़ पौधे यहाँ के हो गए साफ। ठीक, जब यहाँ के पेड़ पौधे साफ हो गए तो जो मिट्टी यहाँ पे बंधी हुई थी, ये बंधी नहीं रहेगी, कट कट के इस साइड से कट कट के यहाँ पे जमा होती जाएगी बीच बीच में। अब जमा होने से क्या होगा कि जो जो जल इसमें आ सकता था वो जल अब नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसमें कुछ मिट्टी जम गई है। मिट्टी जम जाने की वजह से इसकी गहराई कम हो गई है इस नदी की। इसकी गहराई कम होने की वजह से इसमें उतना पानी नहीं समा पाएगा, तो जो पानी बचेगा वो आसपास के क्षेत्रों में बाहर की ओर पलायन कर जाएगा। अब जब बाहर की ओर पलायन कर जाएगा तो इधर क्या होगा, बाढ़ जैसी संकट उत्पन्न होगी। तो यही बात बताया जा रहा है कि इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। आगे क्या कह रहा है, इस प्रकार उत्पन्न बाढ़ के कारण अपार धन की हानि होगी। इस तरह प्राकृतिक पर्यावरण के एक संगठक यानी वनस्पति समुदाय में परिवर्तन या उसका वन विनाश द्वारा उत्पन्न श्रृंखलाबद्ध प्रभाव यानी निर्वनीकरण होगा, उससे मृदा क्षरण होगा, मृदा क्षरण से अवनालिका अपरदन शुरू होगी, इससे नदी के अवसाद में वृद्धि हो जाएगी, नदी के पेटे का भराव, नदी की जलधारा क्षमता ह्रास बढ़ जाए, मतलब जलधारा क्षमता में ह्रास, मतलब कि जितनी जलधारा उसमें नदी में आ सकती थी उतनी जलधारा अब नदी में नहीं समाएगी, तो उसकी जल धारण क्षमता में ह्रास होगी। बाढ़ की आवृत्ति परिणाम में आवृत्ति होगी तथा परिणाम में वृद्धि, पर्यावरण में अवनयन तथा धन जन की हानि। क्रमशः एक सिर्फ पर्यावरण के एक घटक को, पेड़ को काटने मात्र से क्रमशः इतने परिणाम देखने को हमें मिलेंगे। तो इनको क्या करें, निर्वनीकृत क्षेत्रों में पुनः वृक्षारोपण द्वारा प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है। तो यही जो उदाहरण बताया जा रहा है कि मनुष्य जबकि जान पाता है, मनुष्य इस चीज को जान लेता है अगर कि हमें क्या है, इस काम से पेड़ के काटने से क्या होगा, अंत में आके इसका सामना करना पड़ेगा। बीच में ढेर सारी प्रक्रियाएं होंगी जो हमने देख लिया है, इधर से सब देख लिया है। पेड़ कटेगा, फिर यहाँ से मिट्टी इसमें आएगी, उसके बाद मृदा अवनालिका अपरदन भी बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि इसकी नदी में जो जल धारण क्षमता है वो कम होगी। जल धारण क्षमता कम होने की वजह से जल बाहर की ओर आएगा और बाढ़ आएगी। बाढ़ से कई प्रकार के जन और धन की हानि का सामना करना पड़ेगा। इतनी बातें हमें पता है। तो बाढ़ आएगी पेड़ के काटने से, ठीक, बीज की सारी प्रक्रियाएं हम लोग समझ गए हैं कि कैसे बाढ़ आ जाएगी। तो हम क्या करें कि अब चूंकि पेड़ काटना भी जरूरी है, पेड़ काटेंगे तभी कुछ जो अवसंरचना है जैसे टेबल, कुर्सी, मेज और ये सब बेड वगैरह बनाने के लिए पेड़ पौधे तो काटने ही पड़ेंगे। और ढेर सारी चीज़ें जो काष्ठ उद्योग है, काष्ठ उद्योग के लिए पेड़ पौधे काटना तो जरूरी है। उसके काष्ठ उद्योग को विकसित करने के लिए तो पेड़ पौधे काटना जरूरी है। और पेड़ पौधे काटेंगे तो इस प्रकार की घटनाएं होंगी। तो जब हमें सारी चीज़ें पता है तो हम पेड़ अगर काटें तो एक पेड़ अगर काट रहे हैं, एक पेड़ काटने के बजाय बल्कि 10 पेड़ हम लगा दें, तो इससे क्या होगा, हम इस प्रकार की क्या करेंगे, इन चीज़ों से बच पाएंगे। हमारा पेड़ काटने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा, हम काष्ठ उद्योग को रोकेंगे भी नहीं और हम बाढ़ को आने से भी रोक देंगे। तो ये बात कही जा रही है। तो जबकि मनुष्य को पहले से पता है कि इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं, तो उनका सुनियोजित तरीके से उनका कार्यान्वयन किया जाए और वैज्ञानिक ढंग से और अच्छे तरीके से उसका प्रयोग किया जाए। और उसके बदले में एक पेड़ काटा जा रहा है तो 10 पेड़ लगाया जाए। तो इससे क्या होगा कि आपकी विकास जो है वो विकास की प्रगति में कोई रुकावट नहीं आएगी। दूसरी तरफ इससे क्या होगा कि बाढ़ होड़ से भी बचा जाएगा।
हम क्या करेंगे, इधर विकास करने के चक्कर में इधर हम लोग काष्ठ उद्योग, हम सोचें कि अच्छा पेड़ काटेंगे नहींगे, पेड़ नहीं काटेंगे तो हम लोग काष्ठ उद्योग को कैसे विकसित कर पाएंगे। हम एक तरफ पेड़ काट के काष्ठ उद्योग को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, और इधर क्या होगा कि पेड़ काटने से मृदा अपरदन स्टार्ट हो जाए, अवनालिका अपरदन हो जाए, नदी की जल धारण क्षमता कम हो जाए और पानी नदी से बाहर निकल आए और बाढ़ आ जाए। जहाँ पे हम लोगों ने ये काष्ठ उद्योग की एक फैक्ट्री लगा रखी है, बाढ़ आ जाए और काष्ठ उद्योग की फैक्ट्री बह जाए। क्या मतलब है, दोनों पेड़ भी काट लिए हम लोग और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा दिया, बाढ़ आ गई और हमारा काष्ठ उद्योग भी नष्ट हो गया। तो हम इस प्रकार से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन सुनियोजित तरीके से करें और हम पेड़ को काटें तो हमारा काष्ठ उद्योग में लगा दें, उसके बाद और पेड़ लगा दें, ताकि इस प्रकार के मृदा अपरदन या अवनालिका अपरदन से बचा जा सके और इस प्रकार से बाढ़ से बचा जा सके। ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही जा रही हैं। आगे अगर बात करें तो इसी तरह यदि नई कृषि विधियों द्वारा दुष्प्रभाव होता है तो कृषि विधियों में पर्यावरण पारिस्थितिकीय दशाओं के अनुकूल पुनः परिवर्तन करके इन दुष्प्रभावों से छुटकारा मिल सकता है। जहाँ तक स्थानीय एवं प्रादेशिक स्तर पर जलवायु में तथा मौसम में मानव द्वारा परिवर्तनों का सवाल है, इनके पश्च प्रभावों के विषय में पहले से विचार नहीं किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि मनुष्य के लिए ऋतु वैज्ञानिक प्रक्रमों को अनुशासित करना तथा उन पर पूर्ण स्वामित्व स्थापित करना संभव नहीं है, क्योंकि वायुमंडल में इन प्रक्रमों के नियंत्रण हेतु अस्थायी मार्ग तथा व्यवस्था नहीं की है। इसके बावजूद मनुष्य अवांछनीय प्राकृतिक वायुमंडलीय प्रक्रमों तथा तूफानों, विभिन्न प्रकार के चक्रवात जैसे हरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफून आदि, उपल वृष्टि, वर्षण, मेघ आदि को नियंत्रित कर सकता है या उसकी दिशा को बदल सकता है। ज्ञातव्य है कि हरिकेन द्वारा कारित क्षति का मापन साफिर सिम्पसन मापक द्वारा किया जाता है। तो ठीक है, इस बात को क्या इसका हरिकेन द्वारा कारित क्षति का मापन साफिर सिम्पसन मापक द्वारा किया जाता है। ठीक, आगे क्या है कि ऋतु वैज्ञानिक तत्वों तथा प्रक्रमों में मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्यक्ष परिवर्तनों में मेघ बीजन सर्वप्रमुख है। मेघ बीजन का प्रमुख उद्देश्य वर्षण की प्रक्रिया को प्रेरित करके अधिक जल वर्षा प्राप्त करना है। मेघ बीजन की प्रक्रिया के अंतर्गत ठोस कार्बन डाइऑक्साइड तथा आयोडीन के कुछ यौगिकों का प्रयोग अति शीतलित बूंदों का घनीभवन करना सम्मिलित होता है। ठीक, तो मेघ बीजन की प्रक्रिया क्या होती है, इतने में इसमें समझाया गया है। ये रहा मेघ बीजन की प्रक्रिया। मेघ बीजन की प्रक्रिया के अंतर्गत ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या दो तत्व हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन के कुछ यौगिक के प्रयोग द्वारा अति शीतलित बूंदों का घनीभवन यानी घनीभूत, यानी कि उसका क्या हुआ है, उसका संघनन कराया जाता है। घनीभवन का संबंध यहाँ पे आप देख सकते हैं संघनन से आप समझ सकते हैं। संघनन मतलब होता है जैसे कि ये सब ये है जलवाष्प हैं और इसको क्या करें कि एक जगह कर दे, एक जगह से एक बादल के रूप में ऐसे संघनित कर दें, तो ये क्या हो गया, संघनन हो गया, तो ये बादल बन जाएगा। जब जो जलवाष्प होते हैं, जब जलवाष्प एक जगह मिल जाते हैं, घनीभूत हो जाते हैं, तो संघनन होके वो बादल बन जाता है। तो यहाँ संघनन की बात हो रही है। अति शीतलित बूंदों का संघनन कराया जाता है, करना सम्मिलित होता है इसमें। सिंचाई तथा पेयजल के लिए भूमिगत जल का निष्कासन प्रायः सभी देशों में किया जाता है। किसके लिए, सिंचाई तथा पेयजल के लिए भूमिगत जल का निष्कासन, जैसे बोरिंग कराना, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, तो सभी देशों के द्वारा किया जाता है। परंतु भूमिगत जल के विदोहन का परिणाम इतना भयावह होता है कि वह मनुष्य तथा समाज के लिए विनाशकारी हो जाता है। ज्ञातव्य है कि भूमिगत जल के अधिकाधिक विदोहन के कारण सतह के नीचे
वृहदाकार कोटर बन जाते हैं तथा बाद में कभी कभी ऊपरी सतह धंस जाती है। ठीक, ऊपरी सतह धंस जाती है। सागर तटीय स्थित शहरों में पेयजल की प्राप्ति के लिए भूमिगत जल के विदोहन के कारण सतह के नीचे निर्मित कोटरों में सागर का खारा जल प्रविष्ट हो जाता है, जिस कारण भूमिगत जल दूषित भी हो जाता है। जैसे बुलिकन शहर संयुक्त राज्य अमेरिका के बुलिकन शहर में ऐसा हुआ है। भूमिगत जल निष्कासन की वजह से, जैसे अगर मान लेते हैं कि ये जो बताया जा रहा है कि ये क्या है, मान लेते हैं भारत का तटीय क्षेत्र अगर है, हम भारत में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बोरिंग करा रहे हैं भूमिगत जल को निकालने के लिए। और ये बोरिंग हम लोग क्या करें, बहुत आंतरिक भागों तक करा दें, बहुत ही आंतरिक भागों तक करा दे, तो समुद्र का एरिया है ये वाला, तो हो सकता है कोई स्रोत पा करके समुद्र का जल यहाँ से निकलना शुरू हो जाए, इसमें मिल जाए, तो ये क्या है, ये जल भूमिगत जल क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। तो अमेरिका में ऐसा ही हुआ है। तो बोरिंग बहुत गहराई तक कराने की वजह से नीचे से कोई स्रोत पा जाए और पानी वहाँ का समुद्र का पानी उस बोरिंग में आने लगे, तो इससे क्या होगा, भूमिगत जल दूषित होना शुरू हो जाएगा। तो यही बताया जा रहा है कि सागर तटीय स्थित, जहाँ पर सागर है, उसके सागर के किनारों वाले शहरों में पेयजल की प्राप्ति के लिए भूमिगत जल विदोहन के कारण सतह के नीचे निर्मित कोटरों में सागर का खारा जल प्रविष्ट हो जाता है। ठीक, सागरों का खारा जल प्रविष्ट हो जाता है कहाँ, तटीय क्षेत्रों में। ठीक, जिस कारण भूमिगत जल दूषित हो जाता है। जैसे बुकलिन शहर, कहाँ, बुलिकन नहीं, बुकलिन है। बुकलिन शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में भूमिगत जल के निष्कासन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव। ठीक, ये सवाल एसएससी में पूछा गया है। तो बुकलिन शहर में ऐसा हुआ है कि ये यहाँ पे क्या हुआ है कि कोटर में जल भर गया है। कोटर में क्या हुआ है, जल भर गया है, किसका, समुद्र का जल रिस कर आ गया है कोटर में। जैसे बोरिंग कराते हैं तो उस बोरिंग में क्या हुआ है, समुद्र का जल रिस कर आकर भर गया है, जिससे भूमिगत जल दूषित हो गया है। ऐसा घटना बुकलिन शहर में देखने को मिला है, जो कि अमेरिका में अवस्थित है। भूमिगत जल के अत्यधिक निष्कासन के कारण स्थल का धसाव भी होता है, मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में जहां पर धरातल का निर्माण असंगठित तथा ढीले पदार्थों से हुआ है। विश्व के कई भागों में भूमिगत जल के अत्यधिक निष्कासन तथा विदोहन के कारण स्थलीय भाग में धसाव की घटनाएं हुई हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की सन जोवाकिन घाटी में कई स्थानों पर, खासकर कैलिफोर्निया में 1 से 3 मीटर तक स्थल धंस चुका है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे जो जमीन का निर्माण है, क्या हुआ है, कमजोर मिट्टी, जैसे इस जमीन का क्या हुआ है, निर्माण क्या हुआ है, कमजोर मिट्टी से हुआ है। हम लोग क्या करें कि यहाँ पे क्या करें, बोरिंग करा दें, यहाँ पे इतना मोटा गहरा पर बोरिंग करा दें, तो ये क्या होगा, धंस जाएगा। इस तरह से इसमें मिट्टी क्या होगी, धंस जाएगी, क्योंकि ये मजबूत नहीं है। ये इस वाली पकड़ को मजबूत, जो जैसे आप अगर जैसे किसी पत्थर में इस प्रकार से छेद कर दें, तो आप पाएंगे कि ये पत्थर में छेद बना रहेगा। ये पत्थर में अगल बगल से पत्थर, ये नहीं कि चिटक के अंदर आएंगे, लेकिन एक ऐसा मिट्टी बना दीजिए, हल्का फुल्का हो, उसमें इस तरह का छेद कर दीजिए, तो ये क्या है, मिट्टी कट करके इस तरह से इसमें समाहित होने लगेगी। तो इससे क्या होता है, ऐसे ऐसे कटने से क्या होता है, जो जमीन है धंसने लगता है। तो ऐसी घटनाएं, यही बताया जा रहा है कि बोरिंग होगा जल निकासी के दौरान, भूमिगत जल निकासी के दौरान बोरिंग होगा, और जहाँ पे मिट्टी, जो जमीन है मजबूत मिट्टी से नहीं बना होगा, तो इस तरह से जो धसाव होगा वो होना शुरू हो जाएगा। तो यही चीज़ बताया जा रहा है। यहाँ पे कहाँ गया, ये है, ये कह रहा है कि भूमिगत जल के अत्यधिक निष्कासन के कारण जल का धसाव, मतलब स्थल का धसाव भी होता है, मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ पे धरातल का निर्माण असंगठित या ढीले पदार्थों से होता है। तो वो क्या होता है, वो धंसने लगता है। विश्व के कई भागों में भूमिगत जल के अत्यधिक निष्कासन तथा विदोहन के कारण स्थलीय भाग में धसाव की घटनाएं हुई हैं। ये घटनाएं अगर देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका की सन जोवाकिन घाटी में इस प्रकार की घटना खासकर कैलिफोर्निया में ये सब देखने को मिला है।
अब आगे अगर बात करें तो निर्माण कार्य यथा बांध तथा जलाशय का निर्माण अगर बात करें तो इसके द्वारा सतह के नीचे स्थित शैलों के संतुलन में अव्यवस्था उत्पन्न होती है। अव्यवस्था उत्पन्न होती है जैसे कि सतह के नीचे जो मिट्टी अवस्थित है जो पहले से ही है उस पे क्या होगा कि जल अधिक हो जाएगा। अधिक जल होने की वजह से उसमें दबाव बढ़ जाएगा, अधिक दबाव बढ़ जाएगा। जो सतह के नीचे जो शैल उत्पन्न अवस्थित होंगे उस पर दबाव अधिक हो जाएगा, जिस कारण भूकंपीय घटनाओं का आविर्भाव होता है। हमने बात किया कि भूकंप जैसी घटनाएं क्या होती हैं, होने लगती हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जलाशय का निर्माण करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जल भरेगा। जल भरने की वजह से इसके नीचे जो चट्टानें हैं वो अपने आप को असंतुलित महसूस करेंगे, इस पर दबाव अधिक हो जाएगा, इन चट्टानों पर दबाव अधिक होगा। तो इससे क्या होगा कि यथा बांध जलाशयों के निर्माण से नीचे स्थित शैलों के असंतुलन में व्यवस्था उत्पन्न हो जाए। जो संतुलित अवस्था में है, हमने कहा कि पृथ्वी अपने आप को संतुलित अवस्था में बनाई हुई है, तो ये चट्टानें जिस संतुलित अवस्था में है वो संतुलन की अवस्था बिगड़ जाएगी, संतुलन की अवस्था में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण भूकंपीय घटनाओं का आविर्भाव होता है। ज्ञातव्य है कि मनुष्य नदियों पर निर्मित बांध के पीछे बनाए गए वृहद जल भंडारों में एकत्रित अपार जल राशि के भार के कारण उत्पन्न द्रव स्थैतिक दबाव नीचे स्थित शैलों को व्यवस्थित कर देता है। कुल मिला के इतने भारी भरकम शब्दों का प्रयोग यहाँ पे जो कर रहा है, इन सब चीज़ों का कुल मिला के यही बताना चाह रहा है कि जो जल इकट्ठा होता है ये नीचे अपने जो सतह के नीचे जो मिट्टी या चट्टानें अवस्थित हैं उन पर भारी दबाव पड़ाता है, दबाव बढ़ने लगता है, उनका घनत्व अत्यधिक बढ़ने लगता है दबाव बढ़ने की वजह से, एवं धरातल के नीचे पूर्व स्थित भ्रंशों को और अधिक सक्रिय कर देता है। जो इस नीचे जो भ्रंश होंगे इसके नीचे, जैसे अगर हम लोग यहाँ इसको समझने का प्रयास करें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए हम लोगों ने एक जलाशय बना दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हम लोगों ने पानी भर दिया। इसके नीचे जो चट्टान अवस्थित है वो चूँकि संतुलित अवस्था में है, पृथ्वी अपने आप को संतुलित अवस्था में की हुई थी, तो संतुलित अवस्था में थे, इनका संतुलन क्या हो जाएगा, संतुलन क्या हो जाएगा, इनका बिगड़ जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। जब संतुलन बिगड़ेगा तो इसके नीचे जो क्या होंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भ्रंश होंगे, इधर कहीं पे भ्रंश होंगे, ये भ्रंश क्या होंगे, ये जैसे कोई भ्रंश है, मान लीजिए यहाँ पे एक भ्रंश है। भ्रंश का मतलब समझ रहे, जैसे हम लोगों ने बात तो नहीं किया था, लेकिन जैसे दो प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आती हैं तो जो अधिक घनत्व वाली प्लेट है, ये मान लीजिए कि इसका घनत्व अधिक है, इस प्लेट का घनत्व अधिक है, इसका कम है, तो जिसका घनत्व अधिक है वो नीचे की ओर ऐसे दब जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो इससे जो है यहाँ पे एक भ्रंश का निर्माण होता है। जैसे भ्रंश का मतलब होता है ट्रेंच, एक खाई होता है, खाई या भ्रंश होता है, जैसे फट जाता है कोई चीज़, जैसे ऐसे है और यहाँ की मिट्टी दब जाए, यहाँ की मिट्टी ऐसे दब जाए तो ये क्या हो जाए, यहाँ से यहाँ तक स्थल खत्म हो जाए, मिट्टी नीचे की ओर धंस जाए, तो ये क्या होगा, भ्रंश हो जाएगा। ये भ्रंशन एक तरह से दरार फट जाता है, भ्रंश हो जाता है, उसको समझ लीजिए आप। जैसे ये है, ये सपाट स्थल है, ये मान लीजिए सपाट स्थल है। कुछ दिन बाद हुआ क्या कि कुछ दिन बाद ये धंस गया ज़मीन, ये ऐसे हो गया, बीच वाला ज़मीन धंस गया, तो ये क्या है, ये भ्रंश है। तो जो भ्रंश है वो भ्रंश क्या होते हैं, भ्रंश और सक्रिय हो जाते हैं, ठीक, ये भ्रंश और सक्रिय हो जाते हैं। भ्रंश और सक्रिय होने की वजह से यहाँ से लावा निकलने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक, लावा निकलने के चांस, क्योंकि ये सतह कमज़ोर हो जाएगा, भ्रंश सक्रिय हो जाएगा। भ्रंश सक्रिय होने की वजह से ये, इसका मतलब ये छेद सक्रिय हो जाएगा, यहाँ से लावा भी निकल सकते हैं। लावा नहीं निकलेगा तो भी क्या होगा, यहाँ से जो जल रिस कर नीचे आएगा, यहाँ से क्या होगा, जल रिस कर नीचे आएगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं पृथ्वी के आंतरिक भागों में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है। तो जब यहाँ से जल रिस कर नीचे आएगा इन भ्रंशों के माध्यम से, तो इधर तापमान क्या है, अधिक है, यहाँ पे टेम्परेचर अधिक है। जब यहाँ पे जल पहुँचेगा तो यहाँ पे जलवाष्प बनेगा, जलवाष्प, तापमान अधिक है, जल आ गया तो जलवाष्प बनेगा। जलवाष्प में क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, जलवाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है, यह एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है।
तो आंतरिक भागों में अधिक ऊर्जा हो जाएगी। आंतरिक भागों में अधिक ऊर्जा होने की वजह से या तो भूकंप ज्वालामुखी आ सकती है, या ये ऊर्जा जो है ये ऊर्जा तरंगों के रूप में संचरण करना शुरू कर दे तो भूकंप जैसी घटनाएं घट सकती हैं। तो यही चीज़ें बता रहा है। तो इस प्रकार से भूकंप आने के चांसेस होते हैं। तो कह रहा है कि नीचे स्थित शैलों को अव्यवस्थित कर देता है एवं धरातल के नीचे पूर्व स्थित भ्रंशों को और अधिक सक्रिय कर देता है, जिन कारण के फलस्वरूप सामान्य से लेकर अधिक परिणाम वाली भूकंपीय घटनाएं प्रारंभ हो जाती हैं। तो इस प्रकार से कहाँ गया दिख नहीं रहा था, सॉरी, फिर से पढ़ना पड़ेगा। नीचे स्थित शैलों को अव्यवस्थित कर देती है एवं धरातल के नीचे पूर्व स्थित भ्रंशों को और अधिक सक्रिय कर देता है। इन कारणों के फलस्वरूप सामान्य से लेकर अधिक परिणाम वाली भूकंपीय तरंगे या भूकंपीय घटनाएं प्रारंभ हो जाती हैं। तो हमने बात कर लिया है इसके बारे में, इसको समझ भी लिया है। अब आगे बात करें तो मनुष्य बाढ़ नियंत्रण के उपायों, जल भंडारण की रचना, नदी के जल को उसकी घाटी में ही सीमित करने के लिए तटबंधों तथा बाढ़ दीवारों का निर्माण, बाढ़ विपथ गमन के तंत्रों, सरिता जलमार्ग में ही परिवर्तन आदि द्वारा नदी की प्राकृतिक व्यवस्था द्वारा उसकी पारिस्थितिकी या उसकी इकोलॉजी में कई तरह के परिवर्तन करता है। इतनी बातें थी। उसके बाद जो अब हम लोग अभी तक प्रत्यक्ष प्रभाव की बात कर रहे हैं, अब बात करेंगे अप्रत्यक्ष प्रभाव की। ठीक, तो अब हम लोग मिलेंगे अप्रत्यक्ष प्रभाव की बात करने के लिए अगले वीडियो में। समय काफ़ी हो गया है, तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अप्रत्यक्ष प्रभाव की। अप्रत्यक्ष प्रभाव की बात करने के बाद हम लोग बात करेंगे मनुष्य और पर्यावरण के बीच की जो प्रमुख उपागम की बात करेंगे, जिनमें आता है निश्चयवाद, नवनियतवादी, नियतिवादी जैसी उपागम आती हैं। उन सब चीज़ों की बात करेंगे। उसके बाद मनुष्य और पर्यावरण के बीच की जो संबंध वाला टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया है। हम लोगों को कल शुरू करना है, अप्रत्यक्ष प्रभाव से प्रारंभ करना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।